सखियों और सखाओं को राजुल का नमस्कार और साथ में है हमारी मंजरी वर्मा। तो राजुल जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार और थोड़ा सा ठंडा ठंडा भी नमस्कार क्यों ठंडा ठंडा क्यों भाई? भाई देखिए, बातों की जो हम लोग की अभी बातों का सिलसिला चलेगा तो उसमें हम लोग जाएंगे वाटर पार्क, है ना? कहाँ वाटर पार्क तो कोई जाना ही नहीं चाह रहा है। हाँ, अभी तक किसी ने वाटर पार्क के ऊपर कुछ लिखा नहीं ना। कितनी गर्मी की बातें करते हैं लेकिन वाटर पार्क जाने की बात किसी ने अभी तक सोची ही नहीं। तो भाई सोच लीजिए कुछ बढ़िया बढ़िया बातें लीजिए। बात क्या है ना, त्रिशूर जाने की बात जो तुमने कर दी है ना, तो सब वही सोच रहे हैं कि हम वहीं जाएंगे और इसीलिए कोई उस तरफ जाने नहीं दे रहा है। पर भाई कुछ लोग वाटर पार्क पहले जाएंगे, फिर बाद में त्रिशूर का प्रोग्राम बनेगा, तो इस बीच में जरा वाटर पार्क के बारे में भी बात कर ले। इसीलिए देखिए ना, हमने पानी से जुड़ा थोड़ा सा ठंडा ठंडा नमस्कार भेजा था, भीना भीना है ना, भीना भीना सा। और इसके साथ ही जैसे अभी पर्यटन में हम लोग बात करेंगे त्रिशूर की, और वो दिन याद करो, इसमें हम बात करेंगे संघर्ष भरे दिनों की। ये कब कैसी शुरुआत हुई? कुछ न कुछ जीवन में ऐसा होता है जो कि हमारे विपरीत होता है, और इन विपरीत परिस्थितियों पे जब हम विजय पाते हैं तभी आगे बढ़ पाते हैं। ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ऐसा कोई समय नहीं होता ना मंजरी जब ये संघर्ष जीवन में ना हो। संघर्ष तो छोटे से ही शुरू हो जाता है, संघर्ष है ना, खाने पीने का संघर्ष। क्या बात मम्मी खिला रही है तो अपने को मुंह चलाने का संघर्ष। वैसे मंजरी बहुत प्यार से खिलाती है, ये बात तो है। तो उसमें संघर्ष का एहसास तो बिल्कुल नहीं होता होगा, बल्कि उसे प्यार का एहसास होता होगा। लेकिन हाँ, ये संघर्ष छोटे छोटे से शुरुआत होती है। और फिर धीरे धीरे जब हम स्कूल कॉलेज से आगे बढ़ते हैं, जब जॉब के उसमें आते, करियर के बारे में आते हैं, तब हमारा संघर्ष, असली संघर्ष वहां से शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद हमें कुछ हासिल करना होता है ना। तो उनकी बात करेंगे और भाई बातचीत का जो सलीका है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कह दी ना तुमने बात। बिल्कुल उस सलीके को तो बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है ना। उसके बगैर तो काम ही नहीं चलता है। मतलब कह भी दिया जाए और जब ये होता है ना, कहा भी न जाए और रहा भी न जाए, तो उसमें कह तो दिया जाए लेकिन कैसे कहा जाए ये भी बहुत डिपेंड करता है। और फिर इसके बारे में बात तो करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले गाना सुन लिया जाए। साथिया 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 नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। साथिया मैंने माना कि जीना लगे, जी को था समझाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। जाने में जवानी ढल जाए ना, ओ छोड़ो आना जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। साथिया मैंने माना कि जीना लगे।
जब से जी लगाया, तुझे जी में बसाया, तेरे हो लिए जीता था ख्याल तो काहे जी लगाया, मुझे जी में बसाया, जी बोलिए अब काहे पछताना के जी ना लगे, साथिया मैंने माना कि जी ना लगे, साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। जाने की तो मालूम मर्जी नहीं मेरी, डर लगता है मेरी जग वालों से, ओए छड्डो भी न सोनियो, जग से डरते हो, जग खुद डरता है दिल वालों से। ओ छोड़ो ये बहाना कि जी ना लगे, साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, मौसम है सुहाना कि जी ना लगे, साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। तो राजू जी देखिए भाई, कहीं जाना है कि नहीं जाना है? अरे जाना है। तो देखिए हमारा गाना भी कह रहा था क्या ना, लेकिन हम इस गाने के साथ ये कहना चाहेंगे कि हम अपने साथियों जी को ना लगे। हाँ वो जी ना लगे, लेकिन हम अपने साथियों को लेकर चलते हैं घुमाने, क्योंकि हाँ। उनके साथ रहेंगे तो जी भी लगेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे कुछ साथी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं इस बात बिल्कुल। का। तो चलिए सबका सामान लगभग तैयार ही होगा, तो हम लोग चलते हैं त्रिशूर की ओर। तो त्रिशूर केरल राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में ये है, और प्राचीन समय में त्रिशूर कोचीन साम्राज्य की राजधानी थी। और इस शहर की हरियाली और प्राकृतिक छटा की बात करें तो बहुत ही बेमिसाल है। और ख़ास बात यह है राजुल जी कि यहाँ के त्यौहार जो हैं वो बहुत परंपरागत तरीके से मनाए जाते हैं, और भाई इसीलिए तो वहाँ पर लोगों को, पर्यटक जो होते हैं उनको बहुत ये जगह पसंद आती है। खास तौर से जब त्योहारों के समय में जाएं। वैसे कभी भी आप जा सकते हैं, चाहे जब आप घूमने का प्रोग्राम बना ले, हर मौसम में अलग तरह का आनंद आता है। अब जाना ही है तो ट्रेन मार्ग के बारे में भी जान लें, क्योंकि सबसे पहले हम ट्रेन से यात्रा के बारे में सोचते हैं तो त्रिशूर रेलवे स्टेशन कई प्रमुख शहरों से जुड़ा है, और चेन्नई और कोचीन से तो लगातार ट्रेन मिल जाती हैं। अगर किसी और शहर से आ रहे हैं तो त्रिशूर के निकटतम स्टेशन चुन सकते हैं, जैसे उसके बाद आगे का सफ़र जारी कर सकते हैं। और त्रिशूर का कोई अपना हवाई अड्डा नहीं है। बिल्कुल। और इसके अलावा हवाई मार्ग से, जैसे अब इसका अपना कोई हवाई अड्डा नहीं, लेकिन हम हवाई मार्ग से हम जाना चाहते हैं तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो इसके पास में है, तो यहाँ से अपनी यात्रा को आप जारी कर सकते हैं। और सड़क द्वारा भी चेन्नई होते हुए त्रिशूर आ सकते हैं, और कोयम्बटूर से भी जा सकते हैं। और जैसे कि बस है, गाड़ी है और कैब वगैरह की भी सुविधाएं यहाँ पर जाने के लिए उपलब्ध हैं। तो बस अब चुन लिया कि किस तरह से जाना है, यातायात का साधन क्या होगा। और तो अब एक आकर्षण भी जान लीजिए कि यहाँ के खान पान का तो बहुत ही मजा है, उसका लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़े तभी घूमने का मजा आएगा। पुट्टू जो है वो बहुत मशहूर यहाँ का व्यंजन है, चावल से बनता है। और वेल्लैपम ये जो है पैनकेक जैसा होता है, छोटी सी पूरी जैसा, चावल और नारियल पाउडर के साथ पकाते हैं और कई डिश के साथ इसे खाया जाता है। क्या बात है। और इसके साथ ही यहाँ पर मीन पोरी चथू नाम की एक फिश होती है जो फ्राई फिश बड़ी फेमस है, वो है। और मिक्स्ड वेजिटेबल अवियल एक डिश है जो कई प्रकार की सब्जियों के द्वारा बनाई जाती है। उसमें नारियल का तेल है, करी पत्ता और सरसों के संग बहुत सारी सब्जियों को लेकर
बनाते हैं और लोग पसंद करते हैं। और अचप्पम एक है, वहाँ पर एक बिस्किट है, कुकीज तरह का है, मीठा व्यंजन है, और केले के चिप्स भी हैं वहाँ पर। और पोर्ड थोल नाम की एक सब्जियों का मिश्रण है जिसमें कटहल, केले, गाजर, बीन्स आदि से ये बनाई जाती है। और पराठा भी यहाँ पर बड़ा पसंद किया जाता है। और भाई इडली सांभर तो इसके साथ वहाँ पर रहती है, तो उसका स्वाद ले सकते हैं। यानी कि अब खाने पीने का भी अपना जुगाड़ हो गया है, और जो जाए उसको इसके अलावा अगर कुछ पसंद आता है तो वो वहाँ पर वो भी खा सकता है, खाए और हमें फिर बताए भी कि इसके अलावा भी यहाँ ये मिलता है, ताकि इजाफा हो। और अगर खाया हो, आप जा चुके हो और खाया हो, तो जरूर बताइएगा। वैसे अब देखने वाली जगहों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चारपा जलप्रपात है जो कि 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसे ही फॉल्स चारपा नाम के एक छोटे से गांव में ये देखने को मिलेगा। झरने के पास खूब सारी हरियाली है, भगवान शिव का मंदिर है। जाहिर सी बात है कि जब इतना सुंदर वातावरण होगा और साथ में मंदिर, आध्यात्मिक और जो होता है ना प्राकृतिक सौंदर्य, दोनों बढ़ेगा। बिल्कुल। तो चारपा जलप्रपात में पानी का प्रवाह बहुत तेज होता है, दूर तक झीनी झीनी बूंदों की फुहारें जो हैं वो शीतलता का एहसास कराती हैं। और जब जब उसके निकट हम पहुंचते हैं तो ये बूंदे में छू जाती, मतलब गीले होने का पूरा चांस है। बिल्कुल, अच्छा भी लगता है जब पानी की बूंदें पड़ती हैं। हाँ, तो और मुख्य दृश्यों को आप कैमरे में भी कैद कर सकते हैं। बिल्कुल, वो तो वीडियो बना सकते हैं। आजकल तो सबके हाथ में ही रहता है मोबाइल। और वहीं पर एक जगह है इडुक्की, एक भूभाग वाला इलाका है जिसका आधे से अधिक भाग जो है वो जंगल का है, उबड़ खाबड़, वहाँ पहाड़ियाँ हैं। रिसोर्ट में वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। सुरम्य वहाँ पर बंगले हैं, चाय के कारखाने हैं, रबर के फैले बागान हैं और जंगल भी है, और प्रकृति के बेहद करीब मन मोहते यानी दृश्य वहाँ पर हैं। जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि मन तो लगेगा ही। और इडुक्की में कुरवन कुर्थी पर्वत पर 650 फुट लंबा और 550 फुट ऊंचा मेहराबदार बांध भी है, जहाँ पर आप पानी का अच्छा सा स्टोरेज जिसे कहते हैं संग्रहित किया जाता है, वो बांध भी देख सकते हैं। और यहाँ पर अनामुड़ी नामक हिमालय के दक्षिण में भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। यहाँ बस, टैक्सी, ट्रेन से भी आप जा सकते हैं। तो बड़ी खूबसूरत जगह है घूमने की, जो धीरे धीरे पता चल रही है ना राजन जी। और बहुत अच्छा लग रहा है ये घूमते हुए। खासतौर से ये जो पुन्नाथुर कोट्टा है, यह बहुत खूबसूरत जगह है। हाथी अभ्यारण्य कहा जाता है इसे। त्रिशूर शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ 60 से ज़्यादा हाथियों के घर हैं जो कि बनाए गए हैं। यहाँ लोग इन्हें देखने आते हैं और टिकट भी लगता है, वो खरीद के आप देख सकते हैं इनको। जी। और यहाँ पर डोलर्स बेसिलिका चर्च है जो कि 1887 में बनाया गया था, और चर्च में सुंदर रंगीन कांच की खिड़कियाँ और खूब महीन नक्काशीदार लकड़ी की मजबूत छत है, और इसकी विशालता भव्यता पर्यटकों को आकर्षित करती है। त्रिशूर बस स्टैंड से सिर्फ करीब 1.8 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, मतलब 1.5-2 के बीच के आसपास की दूरी है। जाया जा सकता है आराम से, टहलते हुए भी। अच्छा, टहलते हुए जब जाते हैं तो कोई गीत मुंह पे चढ़ जाता है, तो गाने में बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग गुनगुना लें। बिल्कुल। गाँव में
सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने, उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने, क्या क्या बातें करते रहते हैं वो अब जाने, उन दोनों को नींद नहीं आती क्यों रब जाने, तारों के साथ वो जगते हैं रात को, झरनों के साथ बहते हैं। हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं, गाँव में तो प्रेमी रहते हैं। हाँ, तो भाई देखिए अब हम ले चलते हैं सबको त्रिशूर चिड़ियाघर, जहाँ पर भाई चिड़ियाघर का नाम सुनते ही बाघ, शेर, हाथी, तेंदुए और भाई बहुत सारे जानवर याद आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये सब देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर राजुल जी एक सरीसृप घर भी है, यहाँ सांप के साथ कछुआ, मगरमच्छ के घर भी बने हुए हैं। और इसके भी दिन मतलब खास दिन है जिस दिन ये जैसे मंगलवार से रविवार का दिन निश्चित किया गया है कि आप देखने जा सकते हैं। और यहाँ पर भी समय का ध्यान रखा जाता है और शुल्क तो भाई चिड़ियाघर है तो शुल्क तो लगेगा ही। तो इस तरीके से आप इस जगह को भी देख सकते हैं। और ऐसे ही है सक्थान थम्पुरन पैलेस, जो कि 1795 में बनवाया गया था। इसे बनवाया था महाराज राम वर्मा ने। और यहाँ की वास्तुकला देखिए, दिल खुश हो जाएगा। सुंदर बगीचों से घिरा है, तालाब है और महल है उसकी दीवारों और छत पर बहुत खूबसूरत नक्काशी है और साथ में पेंटिंग्स लगी हुई हैं। इसके पास ही 3 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन और कोचीन हवाई अड्डा भी है, मतलब जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं आती रहती हैं, तो कोई दूर नहीं है, आराम से पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही यहाँ पर है परमेकावु भगवती मंदिर है। इस मंदिर की भव्यता अद्भुत है। त्योहारों पर सुंदर सजावट जो है वो देखते ही बनती है। और केरल कला मंडलम, जहाँ पर केरल की 3 मुख्य कलाओं का नया जीवन मिला है, कथकली, कुडियाट्टम और मोहिनी अट्टम, ये कलाएं हैं यहाँ पर। और भारतपुजा नदी के तट पर स्थित संस्थान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। यहाँ कला की प्रस्तुति आप देख सकते हैं। मतलब ये जो नृत्य है यहाँ के, ये स्थानीय नृत्य जो वहाँ के वहाँ पर बहुत मशहूर है, दुनिया में भी मशहूर है। अच्छा, हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि तिरुवनबाड़ी कृष्ण मंदिर त्रिशूर में एक प्रसिद्ध मंदिर है और कई लोक कथाओं और मिथकों का एक हिस्सा है। मंदिर कृष्ण और भद्रकाली को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था, जो यहाँ के 2 मुख्य हिंदू देवता हैं। मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है और त्रिशूर के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। ये शहर के परिसर में स्थित है, तो किसी भी सार्वजनिक परिवहन के द्वारा पहुंच सकते हैं। और एक लंबा सा दिन लेके रखिए ताकि आप मंदिर में आराम से भ्रमण भी कर सकें, मतलब दर्शन भी कर सकें। और रात में यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रकाश होता है, उसका आनंद लीजिए। बिल्कुल। और एक संदेश और है, उसमें लिखते हैं कि वड़क्कुम नाथन मंदिर 1000 साल पुराना एक विशाल मंदिर है। मंदिर में एक उत्तम नटराज है। मुख्य द्वार पर वड़क्कुम नाथन मंदिर में भित्ति
भित्ति चित्र भी स्थित है। पुराने मंदिर को अधिकारियों द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है और सुंदर रंग 1000 साल पुराना होने के बाद भी बना हुआ है। मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में वडक्कम नाथन का मंदिर, महाविष्णु का मंदिर और शंकर नारायण का मंदिर शामिल है। बड़ा कुथम्बलम या डांस हॉल भी केरल की वास्तुकला और संस्कृति का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्या बात है, यानी कि बहुत अच्छी जानकारी हमारे सभी श्रोता ने दी है। और वज्रांचल जलप्रपात का भी जिक्र किया है हमारे एक साथी ने कि ये भी झरना है जो त्रिशूर से 64 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भाई किसी खूबसूरत जगह के ये झरने, ये उद्यान, ये सब बहुत सुंदर बना देते हैं। अब त्रिशूर के कुछ और अगर पर्यटन स्थलों की बात करें तो नेहरू पार्क है, चेरामंजुमा मस्जिद है, चेपारा है और अथिरपिल्ली है झरने, और बिलांगन कुन्नू ये एक शांत पहाड़ी चोटी है। इसके साथ ही चाक्कड़ बीच का भी मजा ले सकते हैं। तो ये सब जगह जाइए, घूमिए, और जब वहां पर रहते हैं, उस वक्त रहते हैं तो एक अलग सा आनंद आता है। बिल्कुल, क्योंकि और जब लौटते हैं तब बड़ा मन उदास भी होता है ना, उदास होता है, लेकिन वो जब उस जगह की याद आती है ऐसी खूबसूरत जगह पे घूमने के बाद, तो मन जो है वो बिल्कुल एकदम जैसे ना कहते ताजगी से भर जाता है। और कहना चाहिए कि छुट्टियां जैसे ही मिले तो एक बार अपनी अच्छी अच्छी जगहों पर आप घूम कर आइए, जिससे साल भर आप ऊर्जा से भरे रहेंगे तो काम करने में भी बड़ा मन लगता है ना। क्योंकि बहुत सारी यादें जुड़ जाती हैं उस जगह से। तो बहुत सारी यादों के साथ साथ एक गीत सुने। सुनते हैं भाई। हमारे साथी ने लिखा है कि जो हमने गाना सुना था ना सावन झून के, तो उन्होंने कहा कि नहीं जाने देंगे, जीना लगे नहीं जाने देंगे, अभी अभी तो आए हैं। तो भाई चलिए इस गाने को गुनगुनाते हुए साथ साथ रहते हैं। सब तिथियन का चंद्रमा जो देखा चाहो आज, धीरे धीरे घूंघटा सरकाओ सरताज। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, पारस तन मन ऐसे भीजे जैसे बरसे महुए कारस। अरे कस्तूरी को खोजता फिरता है ये बंजारा हो बंजारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो बंजारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, कजरारे चंचल नैनों
किनारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये किनारा वो किनारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। कितने सुंदर शब्दों में तारीफ की गई है, चांद जैसा मुखड़ा और बिंदिया सितारे की तरह। क्या बात है। तो भाई यही तो तरीका होता है ना, यही तो बातचीत का भी यही तरीका होता है ना कि कितनी खूबसूरती से बात की जाए। और राजुल जी बात करने के लिए कहते हैं कि आई कांटेक्ट, यानी नजरों से नजर मिला करके बात करनी चाहिए, लेकिन वो भी नजरें जो है आपकी सॉफ्ट लुक वाली हों, नहीं घूरते हुए ना देखे। मंजरी ने कहा है तो भाई घूर के देखने लगे तो उसका इम्पैक्ट, प्रभाव जो होता है वो दूसरा पड़ जाता है। और एक और बात जी, जब अगर आंखें आती है ना, जैसे कंजक्टिवाइटिस होता है, तब नहीं देखना। हाँ, उस समय भी आंख में आंख डाल के बात करने के इरादे में ना रहे। तो ऐसे देखो हमारे एक साथी ने लिखा है ना कि हम सबको मिनिमम शब्दों में मैक्सिमम बात कहने की कला सीखनी चाहिए, रिएक्शन नहीं पर रिस्पांस देना होगा, थोड़ा सोच के जवाब देना उचित होगा, बोलना और चुप रहना, इन दोनों में बैलेंस करना होगा। बिल्कुल सही बात है। और इसी तरह एक संदेश में लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में बोलता है और सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देता है, या बहुत अधिक आत्मविश्वास के कारण सामने वाले की बात ही नहीं सुनता है, तो ये भी एक कुशल बातचीत के मार्ग में रुकावट ही है। यदि सामने वाला दूसरे की बात ही ना सुने तो वो आपसे बात करते हुए कतराने लगेगा, ये भी आपके व्यक्तित्व के निखरने में रुकावट पैदा कर सकती है। बिल्कुल बात सही है। इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और देखो ना, इन्होंने कहा भी है कि संवाद वो पुल है, एक और संदेश है जिस पर चलकर आप दूसरों के हृदय तक पहुंचते हैं। अगर आपकी बातचीत का तरीका अच्छा और प्रभावशाली है तो आप सकारात्मक छवि बनाते हैं, वरना तो आप जानते ही हैं क्या होता है। बिल्कुल। पहली मुलाकात में तो बातचीत करने का आपके अंदाज पर ही सबसे ज्यादा गौर किया जाता है। संवाद ही आपके व्यक्तित्व का आईना है, बातचीत का सलीका ही आपकी छवि गढ़ता है। और भाई एक और लिखते हैं कि कोई भी इंसान जन्म के बाद ही बोलना शुरू कर देता है, लेकिन क्या और कैसे बोलना है ये सीखने में जिंदगी गुजर जाती है। मनुष्य के बातचीत करने के सलीके से ही समझ में आता है कि इसका व्यक्तित्व कैसा है और इसके माता पिता ने इसे अच्छे संस्कारों में पाला पोसा है। वाकई बिल्कुल आपने दिल छूने वाली बात लिखी है। और एक और लिखते हैं संदेश में, बताइए, लिखते हैं ना कि पहली बार किसी से मिलते समय सबसे पहले अपना परिचय दें। आपका परिचय देने का तरीका काफी संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। और फिलहाल एक ले लेते हैं अंतराल। हो गया ब्रेक पूरा और हम लौट आए हैं। कार्यक्रम सुन रहे हैं सखी सहेली। और हम बात कर रहे थे उस संदेश की कि जो पहली बार किसी से मिलते समय सबसे पहले अपना परिचय दें। आपका परिचय देने का तरीका काफी संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। अगर आप अपना परिचय ज्यादा लंबा देंगे तो सामने वाला आपसे बोर हो सकता है। साथ ही इससे आपकी छवि आत्म प्रशंसनीय व्यक्ति की बन सकती है। इस तरह से इन्होंने प्यारा सा संदेश लिखा है। देखो ये तो बातें हुई ना कि हम दूसरों से जब बात करते हैं, घर में ही ये शुरू होता है ना। देखो पहली पाठशाला घर ही होती है। अब जैसे कि हमारे एक साथी ने लिखा है कि आजकल के बच्चे अपने अपने माता पिता को तुम कहकर बुलाते हैं। मसलन पापा इधर आओ। ये बच्चे जन्म से अपने माता पिता को तुम कहने का संबोधन नहीं करते होंगे। ये तो उन्हें ऐसा माता पिता के रहने सहने और संस्कारों से ये भाषा मिली होगी। जब पहली बार उस बच्चे ने अपने पापा को तुम कहा होगा तो उसी समय माता पिता या घर के बुजुर्गों को एक पिता से बात करने का सलीका और छोटा बड़े का अंतर
समझाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इन सब बातों का भी पर नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि घर से ही हमें सिखाना चाहिए, बल्कि कई जगहों पे सिखाया भी जाता है, लेकिन उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे कब तक उसको मतलब कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और इसी तरह एक संदेश में लिखते हैं कि बात करने की कलाकारी सीखने का एक तरीका अपने बोलने के ढंग और वाणी की मिठास भी है। ध्वनि की तीव्रता, कर्कशता बातचीत को बोझिल और अरुचिकर बना देती है। कुछ लोगों का उच्च स्वर में बात करने की आदत होती है, तो किन्हीं को बेहद मंद स्वर में। ऐसे में आपकी बात सुनने वाले पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अक्सर हमारी बोली वैसी ही होती है जैसा हमारा ज्ञान, समझ और विचार होते हैं, अर्थात जैसी ज्ञान वैसी वाणी। हमारा शब्द भंडार सबसे महत्वपूर्ण है और इसे समृद्ध करने का जरिया अच्छी पुस्तकें हैं। आधुनिक स्वरूप में अच्छी शैली में लिखे जाने वाले ब्लॉग भी ज्ञानवर्धन करते हैं तथा हमारे बोलने के लिए शब्दों के भंडार में वृद्धि करते हैं। सार्थक बातचीत में शब्दों का चयन तभी कर पाएंगे जब हमारे पास किसी विचार को व्यक्त करने के लिए अधिकाधिक शब्द भंडार हो। विनम्रता और कृतज्ञता दर्शाने वाले अधिक शब्दों के चयन से निरर्थक और अपशब्दों की मात्रा स्वतः कम हो जाती है। बड़ी खूबसूरत सी बात लिखकर भेजी है। ऐसी ही बात हमारे एक और साथी लिखते हैं कि बात करना भी एक कला है जो बहुत से व्यक्तियों को नहीं आती, मगर अभ्यास अगर करें तो उसमें पारंगत हुआ जा सकता है। आपको शांत भाव से, ना अधिक तेज ना मध्यम स्वर में बात करनी चाहिए। उसमें शब्दों का चयन की भी इन्होंने बात की है कि अच्छी तरह समझा जा सके। और आगे इन्होंने कहा है कि अभद्र और असामाजिक बातों से अपने वार्तालाप को सुसज्जित ना करें। परिस्थिति के मुताबिक हम किसी अजनबी से सम्मान पूर्वक मीठी बातचीत शुरू करके उससे एक रिश्ता कायम कर सकते हैं। सफल वार्तालाप एक कला है और बातचीत का आपका कौशल जितना अच्छा होगा, लक्ष्य पाना उतना ही सरल हो जाएगा। बिल्कुल। और राजू जी, एक बात और खास है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो बात करते समय बीच बीच में उंगलियों को नहीं चटकाना चाहिए, या बार बार आप जमाई ना लें, या आप अपने चेहरे को बार बार ना छुएं, बालों को छू रहे हैं या कपड़े को आप ठीक कर रहे हैं बार बार, तो इससे भी सामने वाले का जो बात करने का ध्यान है वो भी भंग होता है और आपका व्यवहार भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका पूरा ध्यान तो अपनी साज सजावट पे है, या आप समय काट रहे हैं किसी तरह से, या हो सकता है आप ऊब रहे हो। तो भाई ये बातें ध्यान अगर रखी जाए तो शालीनता की बात रहेगी। जैसे कि हमारे एक साथी ने लिखा है कि व्यक्ति को अहमियत देते हुए शालीनता से मुस्कुरा कर बात करनी चाहिए, आवाज़ धीमी होनी चाहिए, एकाग्रचित होकर बात करें। ये ना हो कि आपका आधा ध्यान अपने मोबाइल में हो, बातचीत के दौरान सामने वाले की बातचीत को भी ना सुने। बिल्कुल, मोबाइल भी एक है, तुमने बाल कह दिए। हाँ, लेकिन मोबाइल और साथ में इसी तरह जब आपके घर में कोई आता है मेहमान, वो आपसे बात करना चाह रहा है लेकिन आपका ध्यान जो है वो टीवी पर लगा हुआ है, आप उसके एक कान से उसकी बात सुन रहे हैं, आपके अंदर कितनी जा रही है तो वो भी जान जाता है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी सी आदतें होती हैं या वो नहीं होनी चाहिए। और जब भी आप किसी से बात करें तो मुस्कुरा कर बात करें, शांत और सौम्य रहकर बात करें, जिससे सामने वाला समझे कि वो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है। देखो ना, हमारे एक साथी का संदेश है कि अगर बातचीत का सलीका आपके पास नहीं है तो आपकी सुंदरता सब बेकार है, चाहे जितने खूबसूरत व्यक्तित्व के मालिक हों आप। बातचीत का सलीका ऐसा माध्यम है, किसी को भी प्रभावित कर सकता है, बिगड़ा से बिगड़ा काम बना सकता है। बहुत सारे नेताओं, विद्वानों, राजनेताओं, कवियों ने अपने बातचीत के सलीके से दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की है, क्योंकि सुंदरता और कपड़े लोगों को कुछ ही देर आकर्षित करते हैं। आपके बोलने का लहजा, सलीका बहुत दिनों तक याद रहता है। बिल्कुल। कम बोलना, ज्यादा सुनना, ये इन्होंने एक मूल मंत्र दे दिया है भाई। और बातों के साथ साथ में जब कोई बात करता है तो आप उसमें जी, हाँ, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये भाव जरूर दें, जिससे लगता है कि सामने वाला आपकी बात पूरी तरह से सामने वाले की बात हम पूरी तरह से सुन रहे हैं। और भाई जिससे बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी ना देखें, ये भी ध्यान रखें, और हमेशा ऊर्जावान रहकर ही सामने वाले से बात करनी चाहिए, जिससे वो आप उसको लगे कि हाँ भाई ये भरोसे वाला व्यक्ति है, जो बात कह रहा है उस पर अमल कर सकता है। देखो तो, एक हमारे साथी ने कितना सुंदर सा पंक्तियां लिखकर भेजी हैं। मीठी बोली से हर बातचीत होती है खुश मिजाज, सोच समझकर बोलना बातचीत का है अंदाज, बुरा बोलने से कड़वी लगती है आवाज, अच्छा बोलने से हर मन होता है खुद पर नाज। यानी हर मन को होता है खुद पर नाज। बहुत खूबसूरत, बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें हैं। तो इन बातों के बीच में एक गीत सुन लिया जाए। बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ।
यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल के जानता ही नहीं, आदाए दिल के जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए न ये सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ। मुझसे बात करती हो। भोलेपन में है वफा की खुशबू, भोलेपन में है वफा की खुशबू, तुझ पे सब कुछ न क्यों लुटाऊं मैं, मेरा बेताब दिल ये कहता है, तेरे साए से लिपट जाऊं मैं। मुझसे ये मेल तेरा, मुझसे ये मेल तेरा, ना हो एक खेल तेरा, ये करम मुझ पे कुछ ज्यादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल के जानता ही नहीं। बन गई हो मेरी सदा के लिए, बन गई हो मेरी सदा के लिए, या मुझे यूं ही तुम बनाती हो, कहीं बाहों में न भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो। हौसले और करो, हौसले और करो, पास आके ना डरो, दिल न तोड़ेंगे अपना वादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल के जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है। मंजरी, जो सीधे साधे लोग होते हैं ना, हाँ। वो भी बातचीत का सलीका सीख लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बारे में एक बहुत मतलब मजेदार संदेश हमारे एक अनुभव साझा किया हमारे एक साथी ने, कि हम सबके परिवार में, खासकर बिहार यूपी में ससुराल में बहू को सबको जी लगाकर ही बोलना पड़ता है। मेरी एक परिचिता की बहू जी नहीं लगाती थी, सास ने सिखाया, ससुराल में सभी को जी लगाकर बोलते हैं। उनके घर में एक डॉगी था, उसका नाम था पापिया। बेचारी बहू बोली, पापिया जी को खाना देने जा रही हूँ। जब लोगों को समझ में आया तो बेचारी बहू हंसी का पात्र बनी। लेकिन बड़ा मजेदार किस्सा है। हाँ, और ऐसे हमारे एक वो
नजर नहीं आ रहा है। एक साथी ने एक गाना भी साझा किया था जिसमें जी शब्द का बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ। उन्होंने नजर पड़ेगा तो अपन लोग पढ़ लेंगे, है ना। और देखिए वाटर पार्क की बात हम लोग करने चल रहे हैं, तो देखिए लिखते हैं कि एक सखी की गर्मियों से निजात पाने के लिए लोग वाटर पार्क का रुख कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप में वाटर स्लाइड्स सभी को भा रही है। राजस्थान के अजमेर में बना बिरला सिटी वाटर पार्क जैसा वाटर पार्क पूरे राजस्थान में नहीं है। किसी भी तरीके का मौसम हो, ये जगह आनंददायक है। जयपुर में सबसे अच्छे रिसोर्ट्स में से है एक, और मौज महल वाटर पार्क और फन रिजॉर्ट न केवल आपको यहाँ पर शानदार समय बिताने के साथ साथ आप राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं को देख सकते हैं। इस समय छुट्टियों में वाटर पार्क में जाएं तो बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रखें, ये लिखती हैं। और भाई एक संदेश और है कि वाटर पार्क एक सुरक्षित जगह है और परिवार के साथ यहाँ क्वालिटी टाइम बिताया जा सकता है। वाटर पार्क को खुशियों का पार्क कहा जाता है। लेकिन हमारे एक साथी कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों की शोभा बढ़ाया करते थे, लेकिन अब छोटे शहरों में भी फैशन बनता जा रहा है। बनारस में भी वाटर पार्क खुल गया है, पर अपन तो बचपन से ही गंगा तट का सेवी रहे हैं। ये तो त्योहार पर तो गंगा स्नान धर्म है, फिर भी तैरने में अभिरुचि नहीं रही जब तक कि जल में बिना तैरे सफलता नहीं। फिर भी वाटर पार्क में विभिन्न सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल राजनीति, वाटर पार्क जाने के लिए जो वस्त्रों का चयन है वो करीब कम से कम सिंथेटिक कपड़े जो जल्दी सूखते हैं उनको पहनना चाहिए, और अपने हाथ पैरों को, अंग को जिसे कहते हैं, हाथों को ऐसे वस्त्र पहने जो थोड़ा सा उनको ढकते हों जिसे धूप से बचा जा सके। और साथ में जो सनस्क्रीन लोशन वगैरह होता है वो जरूर लगा लेना चाहिए। और वहाँ पर जाने के लिए आप एक बैग में कुछ जरूरी सामान रखिए, जैसे एक जोड़ी कपड़े, तौलिया, चप्पल है, शावर जेल है, वाटर गॉगल्स है, और आपके और भी कपड़े जो होते हैं हम पहनते हैं अंदर वो है, कंघा है, शैम्पू आदि रखें। और भाई एक ध्यान रखें, सच सवर के जाएं जरूर, लेकिन मतलब ये नहीं कि सोने का कुछ पहन के चले गए या घड़ी पहने हुए हैं और बाद में लौट के परेशान हो रहे हैं, तो कीमती सामान पहन के नहीं जाएं, सादगी से जाएं जिससे खोने का डर ना हो। और हाँ, खाना ले जाने की अनुमति नहीं होती वाटर पार्क में। बिल्कुल। तो पानी ले जा सकते हैं तो पानी ले जाएं, लेकिन ये भी नहीं कि खाना नहीं ले जा पा रहे हैं तो घर ही से खूब सारा खा के चले गए। वो भी नहीं, बाद में खाएं, नहीं तो फिर आपको कोई भी राइड करेंगे तो आपको परेशानी होगी। और जब भी आप राइड कर रहे हैं या ट्यूब पर बैठना है तो उसको कैसे पकड़ना है, पैरों को कितना मोड़ना है, पानी के बहाव के साथ जब वो तेजी से नीचे आना होता है तो उस वक्त अपने आप को संभालना होता है। तो जो निर्देश वहाँ पर ऊपर वो देते हैं तो उनसे पूरे निर्देश अच्छे से समझ कर आप उस राइड पर बैठें। और बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि जब एक बार हम राइड कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, सारा डर खत्म हो जाता है। ये तो होता है मंजरी, लेकिन ये बात अगर बच्चे साथ हों तो उन्हें जरूर समझाएं। बिल्कुल। मतलब बड़े तो फिर खुद को संभाल लेते हैं, कुछ ऐसी राइड्स भी होती हैं जिनमें सिर्फ एक आयु सीमा होती है कि इतने ही बड़े बच्चे बैठ सकते हैं, तो ऐसे में बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि देखो ऐसे पकड़ना है, ये करना है। हालांकि जो रहते हैं वहाँ आसपास वो भी समझाते हैं, लेकिन कई बार बच्चे डर कर रोने लगते हैं और वो आनंद नहीं ले पाते उस राइड का, तो ऐसे में समझा दे प्यार से तो बस वो बच्चे भी समझ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और जिसको बैक की पेन है, कमर दर्द की प्रॉब्लम है, या ऑपरेशन हुआ है, या घुटनों में दर्द है, तो वो भाई उस बहुत ध्यान रखें कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। या फिर वो खाली जो वेव्स जहाँ पानी की लहरों का खाली होता है वहाँ पर आप जाकर नहा सकते हैं। और किसी भी झूले या राइड में जाने से पहले उसको उसके नियमों को समझ ले जो वहाँ पर लिखे होते हैं। और पूल के आसपास गीला और काफ़ी होता है और फिसलने का डर भी होता है, तो भाई अपने पैरों को वहाँ पर आपको संभल कर रखना है। और गहरे पानी में जाने से बचना, क्योंकि वहाँ पर हर जगह लिखा रहता है इतने फीट का पानी, इतने फीट का पानी। तो और देखो एक बात और भी है कि कुछ ऐसी भी राइड्स होती हैं जिनमें खास ड्रेस होती है वाटर पार्क्स में, तो वो ड्रेस जरूर इस्तेमाल करें, बाल अपने जरूर बांध लें, ये काम जरूर करें। और फोटोग्राफी अगर कर रहे हैं तो थोड़ा दूर से ही करें, बहुत पास जाके नहीं करें। लाइफ जैकेट अगर हो वहां पर तो उसका इस्तेमाल जरूर करें। उसे इस्तेमाल करने से ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके आनंद में कुछ बाधा आएगी, बल्कि आप सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपको स्किन इन्फेक्शन होता है, टैनिंग की समस्या होती है, तो वहाँ के सामान को आप ना इस्तेमाल करके आप अपना ही सामान लेकर के जाएं जो वहाँ पर आपको परमिशन से वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। और वाटर पार्क में थोड़ी थोड़ी देर पर ही कुछ खाएं जिससे आपकी एनर्जी बनी रहे, एक साथ नहीं खाएं। और हल्का खाएं। और चश्मा वगैरह अगर पहनते हो तो उसे उतार दें राइड पर बैठने से पहले। जी। और हम
सुनते हैं गीत। मैंने तो नहीं, ये कोई नहीं कह सकता जब बात हो संघर्षों की। बिल्कुल। तो भाई एक जन लिखते हैं कि संघर्ष भरे दिन आमतौर पर आर्थिक विपन्नता में काटे गए समय को ही संघर्ष भरे दिन कहा जाता है। बेरोजगार होना या मन मुताबिक काम न मिलना भी संघर्ष का दूसरा नाम है। मैंने यह दंश जीवन में झेला है। 1974 में स्नातक होने के बाद पूरे 2 साल नौकरी की तलाश में भटकता रहा। जैसे तैसे दिल्ली के एक प्राइवेट में नौकरी मिली। तनख्वाह बहुत ही कम थी, बस संतोष यही था कि बीकॉम की पढ़ाई के कारण हिसाब किताब का काम मिला था। रोज रेल से आना जाना, शाम को ट्रेन से लेट हो जाए तो भूख से हालत खराब हो जाती थी। तनख्वाह भी इतनी कम थी कि बताते हुए शर्म आती है। तब प्राइवेट नौकरी में आज की तरह पैसा बरसता नहीं था। उन दिनों समाज में रिवाज ही यही था कि नौकरी और तनख्वाह पूछने का, और ये सिलसिला 80 तक चला। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि हम 6-7 मित्र ट्रेन में साथ ही सफ़र करते थे और मेरे अलावा सभी सरकारी नौकरी में थे। हम सभी समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते और सफ़र पूरा करते। इस आने जाने के 2-2.5 घंटे में मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ता रहता था। आखिरकार मेहनत रंग लाई और सन 1979 में एक के बाद एक प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आने लगे और इंटरव्यू होते रहे। अंततः राष्ट्रीय बैंक में अक्टूबर 1980 में नौकरी लग गई और मुझे ये संघर्ष भरे 6 साल कभी नहीं भूलते। क्या बात है, मेहनत रंग अनुभव होते हैं जी। ऐसे ही हमारे एक साथी ने लिखा है कि सुनार की भट्टी में तपे हुए सोने से ही सुंदर गहना बनता है। जीवन संघर्ष
संघर्ष रूपी भट्टी में तपकर ही इंसान मजबूत बनता है। अपने अनुभव के बारे में इन्होंने लिखा है कि हम दोनों पति पत्नी सर्विस से जुड़े हुए थे, तो ड्यूटी के साथ घर परिवार संभालने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। साल 1981 की बात है, जब दूसरी डिलीवरी में हमारे यहाँ ट्विंस बच्चों का जन्म हुआ। तब नौकरी और घर और बच्चों को संभालने और बड़े करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। बीवी सरकारी स्कूल में टीचर थी और मैं टेलीफोन विभाग से जुड़ा हुआ था। वहाँ हमारी शिफ्ट ड्यूटी होती थी। वो मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि हमारी ड्यूटी में समय अदल बदल करने की सुविधा मिलती थी। उसका मुझे फ़ायदा मिला। बीवी के स्कूल समय से विपरीत मैं अपनी ड्यूटी बदल लेता था। अब 12 साल से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बहू बेटे और पोतों के साथ सब कुछ आनंद मंगल ही मंगल है। क्या बात है। और कितनी चैन की सांस आती है जब एक संघर्ष पार करके हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और ऐसे ही एक संदेश है कि शायद ही कोई मनुष्य ऐसा होगा जो अपने संघर्ष के दिन को भूला हो। संघर्ष ऐसी आग है जिसमें तप कर ही इंसान सफलता की ओर बढ़ता है। हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है। किसी का संघर्ष अल्प समय का होता है और किसी का संघर्ष इतना लंबा होता है कि वह खुद नहीं जानता कि संघर्ष का अंत कब होगा। संघर्ष जीवन में कभी हार न मानने की जिजीविषा को मजबूत करता है और मनुष्य को धैर्य, साहस जैसे गुण भी सिखाता है। इसीलिए कहा भी गया है कि जीवन एक संघर्ष है। जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं होता, वो थोड़ी सी परेशानी आने पर कच्चे धागे की तरह टूट जाता है। इसलिए संघर्ष जीवन का ही पर्याय है। बहुत अच्छी बात कही, कच्चे धागे की तरह टूट जाती है। कितना नाजुक। देखो, एक संदेश और है, खासतौर से बच्चों को पालने को लेकर हमारे साथियों ने बहुत सारे अनुभव साझा किए हैं। वो भी क्या दिन थे, 3 बच्चे, तीनों की परवरिश, बढ़ते हुए बच्चों का स्कूल, सुबह 5 बजे उठकर तीनों के टिफिन तैयार करना, लौटकर फिर खाना, सुलाना, होमवर्क, फिर धीरे धीरे सेटल करना, फिर उफ, शीशे में अपनी शक्ल भी नहीं देख पाती थी। कहीं आने जाने में भी 10 बार सोचना पड़ता था। अब सभी सेटल हो गए, उनके भी बच्चे भी हो गए। अब सोचती हूँ कैसे ये सब कर पाई, कहाँ से हिम्मत आई थी। सही बात है। तो वो दौर गुजर जाता है तो बस यही लगता है, यादें रह जाती हैं उस दौर की, कैसे कर पाए हम ये सही सब। बात है। और इसी तरह एक संदेश है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने जीवन में संघर्ष ना किया हो। किसी को कम या किसी को ज्यादा संघर्ष करना ही पड़ता है। अपने जीवन को सुचारू रूप से निर्वाह करने के लिए संघर्ष जीवन का दूसरा रूप है। वो दिन याद करो, संघर्ष भरे दिन। मुझे तो लगता है संघर्ष भरे दिन खत्म होते कहाँ है। जीवन ही संघर्ष है। जीवन में नित्य नई परेशानियां आती रहती हैं और संघर्ष यूं ही चलता रहता है। संघर्ष हमें जीवन में उतार चढ़ाव का अनुभव करता है, अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है, सक्रिय रहना सिखाता है और समय की कीमत सिखाता है। देखो, इन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी है कि जब मजबूत साथ हो तो संघर्ष भरे दिन कुछ भी नहीं लगते। संघर्ष भरे दिन वो भारी हो जाते हैं जब आपका किसी का साथ न मिले। पर ये दुनिया है, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। ये याद रखना चाहिए, आज संघर्ष है तो कल हर्ष भी होगा। कितनी हिम्मत वाली बात कही है। और जैसे हमारे एक साथी ने अपना एक अनुभव साझा किया है कि संघर्ष के बारे में बताते हुए कि कठिन संघर्ष व्यक्तित्व में सोने सा निखार और चमक पैदा कर देता है। संघर्ष से ही हम वो बन पाते हैं जो हमारी नियति ने हमारे लिए तय किया होता है। ये भाग्य के भरोसे बैठने वाली बात में भी संघर्ष है। अगर आप भाग्य से जो लिखा है वो पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी संघर्ष जरूरी है। लिखा है, आगे लिखते हैं कि पापा की पोस्टिंग छोटी जगह पर होने की वजह से पढ़ाई के लिए अप डाउन करना पड़ता था। फिर बाद में हॉस्टल में भी रहना पड़ा, घर पर बहुत कम रह पाए। तो मतलब संघर्ष के बगैर तो जिंदगी चलती ही नहीं है। और देखो कैसे कैसे संघर्ष होते हैं कि कहीं बाहर रहना, कहीं ऐसी स्थिति में रहना जिसके हम आदी नहीं हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है, संघर्ष है। और इस संघर्ष से जो पार पाले वही विजेता। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही
कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कांटों पे चल के बाहर के साए मिलते हैं, ये बात उन सभी पर लागू होती है जो संघर्ष बहुत दिनों से कर रहे हैं। जैसे कि हमारे एक साथी ने लिखा है कि ये जब मैट्रिक पास करके सिलचर चले गए थे, प्राइवेट नौकरी थी, तब से ये संघर्ष कर रहे हैं और आज तक जगह बदल बदल के नौकरी कर रहे हैं, वही प्राइवेट। तो भाई बाहरों का इंतजार हमेशा जिंदगी भर रहता है। और देखिए ना, एक लिखते हैं कि रोटी में घी और नमक के साथ जी लगाने से बातों का स्वाद और खाने का स्वाद दोनों ही स्वाद बढ़ जाता है। क्या बात है। तो श्रोता जी लोग, हमारे जो सखी जी और सखा जी हैं, उनकी इन बातों से तो बहुत कितनी सारी कितनी सारी ज्ञान वृद्धि भी हुई और कितना आनंद भी आया। एक ज्ञान और ले लीजिए, बातचीत में सदा ही अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, वरना इनके जैसे किसी को भी गलतफहमी हो सकती है ना। तो वही इस तरह के संदेश बहुत अच्छे लग रहे हैं और बड़ा मन भी खुश हो रहा है कि सबने अच्छे से भाग लिया, है ना। तो अब वक्त आ गया है कि हम सबसे ले इजाजत। तो आप सभी को राजुल और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।